नमस्कार। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ, सुखी और कुशल मंगल होंगे। देखिए, ठंड तो इंडिया में हो रही है और इस साल इलेक्शन का साल है, तो बहुत गर्मी भी होने वाली है कुछ ही महीनों में आते वक्त। पर अगर देखा जाए कि इस दुनिया का इस बारी जो सबसे मुश्किल इलेक्शन जो होगा वो अमेरिका का होगा। आप सभी को पता है हम 2024 में हैं, नवंबर में फिर से इस बारी डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स के बीच में लड़ाई होगी, जिसका एक बहुत बड़ा मतलब जो भी इलेक्शन जीतेगा या हारेगा, इस साल इलेक्शन की पॉलिसीज का बहुत बड़ा असर पूरी दुनिया में पड़ेगा। और मैं इसको दिखाने के लिए आप स्क्रीन में देख सकते हैं एक बड़ी ही अनोखी चीज़ बताना चाहूँगा। जी हाँ, इन्फ्लेशन के नंबर्स आ गए हैं, महंगाई के दर के नंबर आ गए हैं अमेरिका में। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये 11 जनवरी की रिपोर्ट है जिसमें इन्होंने कहा है कि अगर आप दिसंबर का महीना भी इंक्लूड करते तो पूरे साल में यूएस में 3.4% का इन्फ्लेशन आया है। और इसमें ज़्यादातर इन्फ्लेशन असल में नवंबर तक ही आया, जिसको 3.1 तक उन्होंने गिना है। यूएस एक ऐसा देश है जो एक्चुअली 2% का इन्फ्लेशन रेट टारगेट करता है। मतलब कहते हैं अगर आप 2% से ज़्यादा हैं तो वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे ताकि इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाए, और अगर 2% से कम है तो वो अपना इंटरेस्ट रेट कम कर देते हैं ताकि कंजम्पशन बढ़े और इन्फ्लेशन जरा सा चलता रहे। मतलब अमेरिका सेज कि अ कंट्रोलेबल इंटरेस्ट रेट एंड कंट्रोलेबल इन्फ्लेशन रेट उतना बुरा नहीं है। पर अब इसमें थोड़ी सी एक अजीब चीज़ हो गई है, मतलब अजीब मैं क्या बताऊँ, अजीब सर्कमस्टांस हो गया है। वो ये है कि अगर 2% का इन्फ्लेशन रेट फेड्स वहाँ पे काबू नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि फेड्स को कायदे से, फेडरल रिजर्व, जैसे इंडिया में आरबीआई होता है, यूएस पे फेडरल रिजर्व होता है, उसे फेड्स बोलते हैं। जो फेड्स जो हैं उनको कायदे से अपना इंटरेस्ट रेट कम नहीं करना पड़ेगा। हम जनवरी के महीने में हैं, जनवरी में तो हो सकता है कि फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट ना काटे, पर इसकी बहुत ज़्यादा कहते हैं बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि मार्च तक आते आते वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए मतलब अगर वो कहते हैं कि इन्फ्लेशन कंट्रोल हो गया है तो वो अपना इंटरेस्ट रेट काटेंगे, और अगर नहीं कंट्रोल हुआ है तो वो अपना इंटरेस्ट रेट नहीं काटेंगे। अगर आप ये ग्राफ देख सकते हैं फेड फंड फ्यूचर्स के, तो उसमें ऑलरेडी दिख रहा है कि करीब 63% मतलब लोग कह रहे हैं कि ऑलमोस्ट आप 1 मई 2024 तक वो लोग कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन को टारगेट करने के लिए इंटरेस्ट रेट कट जाएगा। और अगर आप देखें तो ज़्यादातर लोग कह रहे हैं कि जनवरी और फरवरी में इंटरेस्ट रेट नहीं कटना चाहिए। ठीक है, तो इंटरेस्ट रेट हाई होगा। अब इसका क्या असर पड़ेगा मैं आपको ऐसे समझाता हूँ। अगर आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मैं आपको 2 डेटा पॉइंट्स दिखाऊंगा। पहला है कि महीने और मंथ ऑन मंथ जिसको बोलते हैं, महीना दर महीना यूएस में सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन किन चीज़ों में हुआ है। उसे कहते हैं मोटर व्हीकल इंश्योरेंस, मतलब गाड़ी चलाने का जो इंश्योरेंस होता है वो बहुत महंगा हो गया है। ट्रांसपोर्ट, मतलब आप कहीं एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो बस का टिकट खरीद रहे हैं या तेल डाल के गाड़ी में जा रहे हैं, तो ऐसी चीज़ों से इन्फ्लेशन बढ़ गया है। बिजली इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि ठंडी जगह में आप काफ़ी बिजली यूज़ करते हैं पानी गर्म करने के लिए, सब चीज़ों को, या जब गर्मी आती है घर की एयर कंडीशनिंग इन सबको करने के लिए बिजली का इस्तेमाल करते हैं, तो वो महंगी हो गई है। एयरलाइन फेयर्स महंगे हो गए हैं, एनर्जी सर्विसेज महंगी हो गई हैं। ये मंथ ऑन मंथ है। पर अगर आप राइट साइड में ईयर ऑन ईयर देखें तो पिछले साल के कंपैरिजन, मतलब अगर मैं लगाऊं दिसंबर 2023 को दिसंबर 2022 से कंपेयर करूं तो करीब 20% इंक्रीज हुआ है मोटर व्हीकल इंश्योरेंस में, 10% करीब इंक्रीज हुआ है ट्रांसपोर्ट सर्विसेज में, और शेल्टर जिसको कहते हैं रेंट या घर में रहना, ये भी करीब 7 से 8% महंगा हो चुका। मतलब महंगाई कम नहीं हुई है, ऑफिशियली महंगाई कम नहीं हुई है। तो यूएस कायदे से अपना इंटरेस्ट रेट नहीं काट सकता है। पर अब एक इसमें यूनिक चीज़ है। यूनिक चीज़ ये है कि 2024 इलेक्शन का साल है, और इलेक्शन का साल है तो उसमें क्या होता है कि जो लोग डोनर्स होते हैं ना, जो पैसा देते हैं पॉलिटिकल पार्टियों को, उनके हिसाब से पॉलिसियाँ चलनी पड़ती हैं। क्योंकि अगर आप पॉलिसी उनके हिसाब से नहीं बनाओगे तो आपकी पॉलिटिकल पार्टी को पैसा नहीं देंगे, और पैसा नहीं देंगे तो आप इलेक्शन नहीं जीतोगे। तो इसमें एक बड़ा ही अनोखा स्टेटमेंट आया, आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं। JP मॉर्गन जो एक बहुत बड़ा बैंक है, उन्होंने पहले ही कह दिया है कि भैया क्वांटिटेटिव टाइपिंग, मतलब आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने वाली जो भी चीज़ें कर रहे हो बंद कर दो। लोग महंगाई से ख़त्म हो रहे हैं, लोगों की जेब पे असर पड़ रहा है अमेरिका में। वो कह रहे भाई बहुत महंगाई हो रही है और हमें महंगाई को कंट्रोल करना चाहिए। पर नहीं, JP मॉर्गन चेस या जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इनके CEOs ने
पॉलिटिकल पार्टीज को कह दिया कि क्वांटिटेटिव टाइटनिंग मतलब इंटरेस्ट रेट बढ़ाना ताकि इन्फ्लेशन कम हो, और पैसा जो आप छापना बंद कर देते हैं महंगाई को कंट्रोल करने के लिए, क्वांटिटेटिव टाइटनिंग, ये दोनों चीज़ें आप हटा दो। महंगाई होने दो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें चाहिए कि आप इंटरेस्ट रेट को मतलब कम करें जल्दी से जल्दी। और आप कहेंगे ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर आप ग्राफ देखें तो करीब करीब पूरा 2023 में, पूरे के पूरे 2023 में फेड की जो साइकिल है, जब उन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए थे, उससे क्या हो गया कि बैंक्स के सिक्योरिटी लॉसेस होने लगे। मतलब जो छोटे बैंक्स हैं ना, वो इतने हाई इंटरेस्ट रेट के टाइम पे जब वो क्या कहते हैं लोन देते हैं, ठीक है, अब वो किसी को लोन देते हैं इंटरेस्ट पे, उसका पैसा कमाते हैं और बदले में फिर फेडरल रिजर्व से पैसा लेते हैं। जिस तरह आरबीआई छोटे बैंक को पैसा देती है, बैंक फिर उस पैसे को घुमाता है, बदले में इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है लोन के, और फिर वो क्या करता है, उस इंटरेस्ट रेट का जब लोग आके उनके पास एफडी करते हैं तो कुछ पैसा लोगों को वापस करता है। सो बैंक बेसिकली क्या करता है, जिसके पास पैसा उससे पैसा लेता है, जिसको पैसा चाहिए उसको पैसा देता है, जिसको पैसा दिया होता है उससे इंटरेस्ट लेता है, पैसा लेता है, और उस इंटरेस्ट से थोड़ा पैसा जिन्होंने उनको पैसा दिया उनको वापस करता है। ये साइकिल तब तक ठीक है जब तक इंटरेस्ट रेट मतलब सब कुछ कंट्रोल में है। पर जब क्या होता है, अभी यूएस में क्या हो रहा है कि यूएस में इंटरेस्ट रेट इतना हाई हो गया है कि लोग अपने लोन पे डिफॉल्ट करने लगे। अब जब लोग लोन पे डिफॉल्ट करते हैं, मार्केट्स क्रैश होने लगती हैं, तो बैंक के पास वापस पैसा नहीं आ रहा था, और बैंक पे जिस पे लोगों ने डिपॉजिट करा तो वो कहते हैं यार हमें हमारा इंटरेस्ट दो, तो वो दे नहीं पा रहे। तो अब इसमें क्या हो रहा है कि पिछले 2022 और 2023 में आपने सुना होगा सिलिकॉन वैली बैंक, ये बैंक वो बैंक, कई सारे बैंक्स ना शट डाउन हो गए हैं। एंड बैंक की जो लॉबी है ये बहुत बड़ी है अमेरिका में, ये मतलब जेपी मॉर्गन चेज है, सिटी ग्रुप है, ये सारे के सारे ना ये काफ़ी हद तक डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स दोनों को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। तो इन्होंने कहा बहुत क्वांटिटेटिव टाइटनिंग और नहीं हो सकती है। और यही नहीं है, ज़्यादा इंटरेस्ट रेट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि यूएस गवर्नमेंट जो सरकार है वो भी लोन लेती है, वो भी फेडरल रिजर्व से, वो भी टैक्स पेयर से लोन लेती है और बदले में उसका इंटरेस्ट वापस पे करती है। अब इशू क्या है कि जब ज़्यादा इंटरेस्ट हो जाता है ना, तो सरकार को वापस जो ट्रेजरी बिल्स, बॉन्ड्स, जो ये सब होती है, इस पे ना ज़्यादा यील्ड में ज़्यादा पैसा वापस देना पड़ता है। और जो इसका सबसे बड़ा इशू क्या हुआ कि यूएस जो बजट डेफिसिट है ना, वो सिर्फ दिसंबर का ही वो 52% बढ़ गया है। मतलब सपोज करो सरकार कह रही है कि भाई मैं ना सिर्फ 10 बिलियन का मेरा डेफिसिट होगा, शॉर्टफॉल होगा, और वो 10 की जगह 15 हो जाए, तो ये तो 50%, 52% इंक्रीज है। तो सिर्फ दिसंबर का अकेला यूएस का 129 बिलियन डॉलर्स का डेफिसिट बढ़ गया। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट रेट बहुत हाई है। तो यूएस गवर्नमेंट का खुद का प्रेशर आ रहा है फेडरल रिजर्व पे कि भैया तुम इंटरेस्ट रेट कम करो, महंगाई गई तेल लेने, हमें फर्क नहीं पड़ता। दूसरी तरफ से यूएस गवर्नमेंट को जो लोग चलाते हैं, मतलब पॉलिटिशियंस जो चलाते हैं, उन पॉलिटिशियंस को जो फंड करते हैं, बैंक्स, बिजनेस, ये सब लोग ये भी कह रहे हैं भाई इतना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट क्यों रखा है, इंटरेस्ट रेट कम करो, भले ही महंगाई बढ़ती रहे, भले ही आम आदमी पिसता रहे, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हमारी जेबें भरनी चाहिए। तो अब इससे क्या हो रहा है, इससे ये हो रहा है कि गवर्नमेंट ने सोच लिया कि भाई इलेक्शन का साल है, हम इलेक्शन नहीं हार सकते, हमें इंटरेस्ट रेट कम करना पड़ेगा। और ये तो खैर मेरी बहुत बड़ी सीरीज़ है जिसमें मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे पश्चिम के देशों में और कैसी कई सारी ऐसी चीज़ें जो आपने पहले से करी और सोचता है जैसे सिस्टम चलता आता है वैसे चलेगा, नहीं, ये धीरे धीरे एक सिस्टमिक कोलैप्स की तरफ पॉइंट कर रहा है। आपको ये अभी नहीं दिखेगा, 2024 आपको क्या यार ये आदमी क्या बातें कर रहा है। मैं कहता हूँ 28, 29, 30, 5-6 साल तक का आप मेरे को वक्त दीजिए। मेरी जितनी भी भविष्यवाणी है जो अभी डेटा में दिख रहा है, छोटे छोटे डेटा में ट्रेंड्स दिख रहे हैं, ये सब सही होते हुए आपको दिखेंगे। अभी इसका असर इंडिया में क्या पड़ेगा ये मैं कभी आराम से आपको समझाऊंगा किसी और। मैं इसको बहुत लंबी वीडियो सीरीज़ बना रहा हूँ जियोपॉलिटिक्स में, राइज ऑफ इंडिया, राइज ऑफ सनातन, और कैसे कैसे अगले 10 साल में आप देखेंगे भारत में क्या क्या चेंजेस आने लगेंगे, ये मैं आपको कभी आराम से समझाऊंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। इसमें कमेंट्स डालिए क्योंकि जितने भी स्क्रीनशॉट्स हैं उनको यूज़ करने के लिए मेरे को आर्टिकल्स पढ़ने पड़ते हैं, पे वॉल्स देखनी पड़ती हैं, इस पर काफ़ी रिसर्च लगती है। आपके कमेंट्स पढ़ के मेरे को आइडियाज़ आते हैं, मैं सोचता हूँ कि मैं और क्या अच्छा कर सकता हूँ अपने वीडियोज़ में। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।